स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे मैंगो नहीं पसंद। ये सभी का एक फेवरेट फ्रूट है। बट क्या आपको पता है ये मैंगो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी यील्ड जो है ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है और इन फ्यूचर क्या पता हमें हमारा फेवरेट मैंगो वेराइटीज़ जो हमें पसंद थी वो हमें देखने को भी ना मिले। इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर, इस पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर हमें बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिल रही हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। जैसे आपका क्राउन रोट हो गया, ब्लैक रोट हो गया, रूट रोटिंग हो गई, आपका फ्रूट फ्लाई अटैक हो गया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रूट ड्रॉप की है कि जब बहुत ज़्यादा हाई विंड वेलोसिटी की हवा जब चलती है इसमें फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से फार्मर को तो लॉस हो ही रहा है और हमारे फेवरेट फ्रूट जो है मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। सो क्या कोई इसका सॉल्यूशन है? यस, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसके लिए एक प्रोबेबल सॉल्यूशन निकाला है और सॉल्यूशन नहीं, इन्होंने एक नई वेराइटी को डेवलप किया है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जो ड्रॉट कंडीशन और हाई रेनफॉल कंडीशन में भी विदस्टैंड कर सकती है, जिसकी बहुत हाई रीजनल एडेप्टेबिलिटी है, जिसे हम डिफरेंट रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं और टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसी हमारी कन्वेंशनल वेराइटीज़ जो आज हम ईट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके जैसा। तो ये वेराइटी है आपकी अवध अभय। इसे डेवलप किया है आपका ICR के जो अंडर सेंटर आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में लोकेटेड है। इन्होंने इस वैरायटी को डेवलप किया है और इस वैरायटी का नाम इन्होंने दिया है अवध अभय। ये बेसिकली आपकी जो दो पॉपुलर वैरायटी है उनको क्रॉस करके बनाया गया है। एक तो नीलम वैरायटी जो साउथ में बहुत फेमस वैरायटी है मैंगो की, उसको क्रॉस किया गया है टॉमी एटकिंस वैरायटी जो एक यूएससी की बहुत फेमस वैरायटी है। इन दोनों का जब क्रॉस किया तो हमें जो नई वैरायटी मिली वो है अवध अभय। और इस पर्टिकुलर वैरायटी में दोनों ही क्रॉप्स की, दोनों ही वैराइटीज़ की बेस्ट क्वालिटीज़ जो है वो शामिल है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है और इसकी यील्ड भी काफ़ी अच्छी है जिससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये जो वैरायटी है दिस इज़ नीलम वैरायटी, ये साउदर्न रीजन में एक बहुत पॉपुलर वैरायटी है। और ये है हमारी टॉमी एटकिंस वैरायटी, ये यूएसए की एक फेमस वैरायटी है। जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो हमें मिला, हमारे साइंटिस्ट ने हमें डेवलप करके दिया अवध अभय वैरायटी। सो ये था अवध अभय कि ये डेवलप कैसे हुआ, किसने इसे डेवलप किया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और GS3 मेंस के लिए भी। मेंस के अंदर हम क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यू वैरायटी डेवलपमेंट के ऊपर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अवध अभय। तो आपको पता होना चाहिए ये एक हाइब्रिड क्रॉस वैरायटी है नीलम और टॉमी एटकिंस मैंगो वैरायटी के बीच में। सो आइए देखते हैं इसमें ऐसी क्या खास बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नीलम वैरायटी को टॉमी एटकिंस के साथ में क्रॉस करके इसे बनाया गया है और इसमें दोनों ही पेरेंट्स की बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ हैं। तो जो नीलम वैरायटी है इसकी एक कॉमन वैरायटी है कि इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत हाई डिजीज़ टॉलरेंस है। इसमें बहुत जल्दी डिजीज़ का, पेस्ट का, फंगस का अटैक होता नहीं है और इसकी यील्ड भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से इसमें ये ट्रेड ट्रांसफ़र हुआ है इस अवध अभय में कि ये अवध अभय जो है ये डिज़ीज़ टॉलरेंट वैरायटी है कि इसमें बहुत जल्दी कोई डिज़ीज़ नहीं लगेगी। दूसरा आपका टॉमी एटकिंस वैरायटी जो है ये फ्लोरिडा यूएसए की बहुत फेमस वैरायटी है। ये वैरायटी इसे ऑफ़र करती है एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ, जिसकी वजह से इसको हम ज़्यादा ड्यूरेशन तक नॉर्मली स्टोर कर सकते हैं। इसका स्किन का कलर, फर्मनेस और इन डिजीज़ रेजिस्टेंस और फर्मनेस और आपका लॉन्ग शेल्फ लाइफ होने के साथ साथ ये आइज़ को तो अच्छा दिखता ही है, उसके साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत प्रोमिनेंट है। ये एक बहुत पेक्युलर टेस्ट देता है हमारी टंग को और ये फार्मर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से बहुत इजीली हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल हमें टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एज यू ऑल नो, जैसे मैंने कहा कि ये एक डिज़ीज़ टॉलरेंट वेराइटी है तो इसमें जो केमिकल स्प्रेज हैं उनका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें और कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। सो
हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये जो अवध अभय वैरायटी है ये एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। आप पूछेंगे कि मैम फिर इस लेट मैच्योरिंग वैरायटी है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो फार्मर के पास जब ऑफ सीज़न होगा उस टाइम पे भी मैंगो की अवेलेबिलिटी होगी और उस टाइम कंपटीशन बहुत कम होगा और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो फार्मर इसे सेल कर सकते हैं एंड एट द लेस कॉम्पिटिटिव टाइम दे कैन फेच अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम और उनको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से। और ये रेगुलर बियरिंग ट्री है, जैसे कई ट्रीज ऐसे होते हैं मैंगो के या कई वेराइटीज़ ऐसी हैं जो रेगुलर बियरिंग नहीं है, एक साल फ्रूटिंग हुई, 2 साल फ्रूटिंग नहीं होगी, फिर नेक्स्ट ईयर, तो बीच में गैप आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये रेगुलर बियरिंग है, हर सीजन में आपको ये फ्रूट प्रोवाइड करेगा ये। और दूसरी खास बात इसकी ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट है मैंगो में, कि हवा चलती है, जो स्टॉक के साथ हमारा जो फ्रूट जुड़ा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा फर्म नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ी तेज हवा चली फ्रूट मेरा गिर जाता है। बट यहाँ जो ये अवध अभय वैरायटी है इसकी जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम जो है बहुत कम है। इसका जो एक फ्रूट का वेट है दैट इज़ अराउंड 300 to 400 ग्राम, तो काफ़ी अच्छा खासा पल्प आपको यहाँ से मिल सकता है। और एक सिंगल ट्री से एक पर्टिकुलर सीजन में एक फार्मर 80 से 85 किलोग्राम की यील्ड इससे ले सकता है। अब बात आती है कि इसके टेस्ट की, अगर हम देखें तो जो टेस्ट है, स्वीटनेस है किसी भी फ्रूट का, वो कैलकुलेट किया जाता है आपका TSS से, टोटल सॉल्युबल सॉलिड से। अब ये जो TSS है इसके अंदर काफ़ी सही मात्रा में है, जो डिजायरेबल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 तक है। इसके कुछ एक फ्रूट्स में पाया गया है जो थोड़े ओवर राइपन है, वहां पर 30 तक भी आपका TSS पाया गया है। तो ये जो 22 से 25 जो TSS है इसमें, ये एक बहुत ही स्वीट के साथ साथ एक टेंगी टेस्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत डिजायरेबल क्वालिटी है जो सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती बल्कि आपका टेस्ट भी बेस्ट है और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी है और फार्मर के लिए थ्रू आउट द ईयर ये इनकम इंश्योर करती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है, मैं आपको कहूँ, इसकी जो शेल्फ लाइफ नॉर्मल कन्वेंशनल जो वेराइटीज़ हैं उनसे 12 से 15 दिन ज़्यादा है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है 12 से 15 दिन है कि आप इसको नॉर्मली बिना फ्रीजिंग के रखो तो ये 12 से 15 दिन तक आराम से रखा रहेगा, इसमें कोई रोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रूट ख़राब नहीं होगा। वहीं जैसे हमारे नॉर्मल वेराइटीज़ हैं लाइक लंगड़ा आम हो गया, आपका चौसा हो गया, तो इन सब के अंदर जो है शेल्फ लाइफ बहुत कम है। आप इनको 2 से 3 दिन रखिए, ये ओवर राइपन हो जाते हैं, टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है और समटाइम इन्फेक्शंस इसमें हो जाते हैं। तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा है। फार्मर इसको बहुत ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनको स्टोरेज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं कि कोल्ड स्टोरेज में मुझे डालना है, बिकॉज दे कैन स्टोर दैट फॉर 12 to 15 डेज। अब एक खास बात इसकी ये है कि ये जो वैरायटी है आपकी क्लाइमेट रिजिलिएंट है और इसमें बहुत ज़्यादा रीजनल एडेप्टेबिलिटी है। इस वैरायटी को आप ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। इस वैरायटी को हम थ्रू आउट द कंट्री, हम इसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में भी ग्रो कर सकते हैं, हम सेंट्रल इंडिया में भी ग्रो कर सकते हैं, हम आपके साउदर्न इंडिया में लाइक हम उत्तर प्रदेश से लेकर के इसको कर्नाटका तक ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ हाईली एडेप्टेबल टू डिफरेंट रीजनल क्लाइमेट्स एंड सॉइल। ये बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी इसकी है, तो यहाँ पर हर एक जगह के फार्मर्स जो है इस वैरायटी को ग्रो करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत क्लाइमेट रेजिलिएंट है। एक बात तो मैंने आपको बता दी कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, टॉलरेंट है, कि बहुत जल्दी इसमें कोई डिजीज़ लगेगी नहीं। दूसरी बात, क्लाइमेट रेजिलिएंट, अगर बहुत ज़्यादा आपका ड्रॉट भी है तो इट कैन टॉलरेट ड्रॉट विदाउट इवन हैम्परिंग द यील्ड, बिना यील्ड में कमी किए हुए या बिना यील्ड को इम्पैक्ट किए ये ड्रॉट को हैंडल कर सकता है बहुत अच्छे से। और मॉनसून, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो उस ह्यूमिड कंडीशन की वजह से मैंगो के अंदर फंगल डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट इट कैन टॉलरेट हाई मॉनसून या हाई रेनफॉल को ये टॉलरेट कर सकता है और इसके अंदर फंगल डिजीज़, फंगल इन्फेक्शन लगने के भी चांसेस बहुत कम है। सो इट्स अ वेरी हाईली एडेप्टेबल वेराइटी जो हमें रीजनल एडेप्टेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों के लिए ही एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और
इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए. इट कैन बी ग्रोन बाय नॉर्मल कन्वेंशनल वेराइटी, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे हम इसे ग्रो कर सकते हैं. अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं या आप इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीडलिंग ग्रो करने के लिए एक स्पेसिंग होनी चाहिए. तो एक से दो प्लांट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो होनी चाहिए 10 से आपका 10 बाय 10 मीटर, 10 मीटर का गैप उसमें होना चाहिए. अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन फॉलो करते हैं, मतलब आप कन्वेंशनल की जगह और ज़्यादा प्लांट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, लाइक नॉर्मल वेराइटी में हम 100 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप 150 के करीब प्लांट्स यहाँ लगा सकते हैं. और यहाँ की जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसमें आप स्पेसिंग फॉलो कर सकते हैं 5 मीटर की, कि 5 मीटर हो, दैट इज हाई डेंसिटी प्लांटेशन. अब इसकी कटिंग या इसकी सैपलिंग के लगाने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है? बेसिकली जो मॉनसून मंथ है, जिस टाइम मॉनसून है, ये इसकी ग्रोइंग के लिए, इसकी सैपलिंग के लिए बेस्ट टाइम है लगाने के लिए. बट इरिगेशन अगर है, अच्छी खासी इरिगेशन है, तो आप इस वैरायटी को फरवरी मार्च के अंदर भी लगा सकते हैं. सो दिस इज द कल्टीवेशन और फार्मिंग प्रैक्टिसेस. और सर यहाँ पर इस मैंगो को ग्रो करने के लिए फार्मर को बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत इनपुट नहीं है यहाँ पे. ये फार्मर की इनकम को बहुत इंक्रीज करेगा क्योंकि फार्मर का इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. अब इनपुट कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा? अब मान लीजिए एक फार्मर है, वो नॉर्मल वेराइटी ग्रो कर रहा है, कन्वेंशनल वेराइटी जो है, उसमें कोई पेस्ट लग गया, डिजीज लग गई, तो उसे पेस्टिसाइड स्प्रे करने पड़ेंगे, केमिकल स्प्रे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसकी इनकम, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा. बट यहाँ पे तो ये डिजीज टॉलरेंट वेराइटी है, इसमें कोई डिजीज लगने के चांसेस ही नहीं है. ये ड्रॉट को भी हैंडल कर सकता है, हाई रेनफॉल को भी हैंडल कर सकता है और टेम्परेचर चेंज को भी हैंडल कर सकता है. तो जो एक्स्ट्रा केमिकल इनपुट्स थे जो मुझे मेरे प्लांट को सस्टेन करने में लगाने थे, उनकी नीड बिल्कुल भी नहीं है. तो इनपुट कॉस्ट फार्मर का काफी ज्यादा घट जाएगा और आउटपुट कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर के लिए ये क्रॉप काफी प्रॉफिटेबल है. ये अवध अभय जो है, ये एक हमारे फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए ये एक फ्यूचरिस्टिक क्रॉप है, जहाँ पे हमें डिजीज रेजिस्टेंस से लेकर क्लाइमेट रेजिलिएंट तक मिल रहा है और साथ के साथ ये एक बहुत अच्छा प्रोड्यूस हमें दे रहा है, जिसकी यील्ड के साथ साथ टेस्ट भी बहुत बेस्ट है. एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये हाईली प्रॉफिटेबल है फार्मर्स के लिए, ये हर एक क्लाइमेट में सूटेड है और आप इसको अकेले भी ग्रो कर सकते हैं और इसको साथ साथ किसी अदर फार्मिंग के साथ भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो yes, I will tell this is a future solution for most of the problem of mango growers. So this is all about for this video. If you have any views, so you can share in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.